हेलो दोस्तों। पिछली क्लासों में हम लोग देख चुके हैं भारत के दो भाग को। एक तो हिमालय का भाग हम लोग पढ़ लिए थे, जो कि अर्धचंद्रा आकार में इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। ठीक है ये। और दूसरा भाग हम लोग पढ़े थे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि यहाँ पंजाब हरियाणा से लेते हुए ये पूरा हिस्सा यहाँ तक ये है। ठीक है। और दूसरा एक असम में है, ये वाला, जो कि इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जिसका निर्माण करती है। ठीक है। ये दो भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। ठीक है। भारतीय मरुस्थल और इसको थार का भी मरुस्थल बोला जाता है। थार का मरुस्थल, जो कि ज़्यादातर हिस्सा उसका रेगिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। रेगिस्तान भी बोलते हैं इसको। और इसका 85% हिस्सा 85% हिस्सा भारत में पड़ता है, जो कि इस जगह पे है। और 15% हिस्सा पाकिस्तान में है। ठीक है। दो क्षेत्रों में फैला हुआ है, एक भारत और एक पाकिस्तान में, जिसका ज़्यादातर हिस्सा 85% हिस्सा इंडिया में है और 15% पाकिस्तान में है। ठीक है। ये थार का जो मरुस्थल है वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के पश्चिम भाग में इसका विस्तार ज़्यादा है। ठीक है। पूर्वी भाग में थोड़ा बहुत बरसात हो जाती है, और बरसात होने से यहाँ की जो यहाँ पे वनस्पतियाँ भी रहती हैं और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ठीक रहता है। और जो ये थार वाला है एरिया, ये पूरा मरुस्थली है। और मरुस्थली होने का कारण ये है कि यहाँ पे बरसात नहीं होती है, और यहाँ पे बरसात नहीं होती है, और यहाँ पे रेतीला भाग है पूरा। और यहाँ की जो रेत है वो एक तरह की तरंगित उसमें रहती हैं, तरंगित रूप में रहती हैं। जैसे तरंग चलती है ना, ऐसे इस तरीके से उसी तरीके से ये भी एक तरंगित रूप में रहती है। बालू होता है, ज़्यादातर हिस्सा बलुआ क्षेत्र है। और बलुए क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे जब हवा चलती है तो ये इस तरीके का आकार ले लेती है। ठीक है। तरंगित इसको बोला जाता है। और ये इसकी स्थिति जो है, ये अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ठीक है। अरावली पर्वत के इस तरीके से है। अरावली पर्वत इसके पश्चिमी किनारे पे स्थित है। ये पश्चिमी किनारे पे स्थित है। और यहाँ पे जो बरसात होती है, बरसात सिर्फ 150 मिलीमीटर, इससे भी कम वर्षा प्रतिवर्ष होती है। 150 मिलीमीटर से भी कम होती है प्रतिवर्ष। इसलिए यहाँ पे बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। वनस्पतियों की संख्या बहुत कम, एकदम कटीले पौधे ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वर्षा ऋतु में, जब बरसात का समय होता है, उसी समय कुछ सरिताएँ दिखाई देती हैं। उसके बाद वो जो होती हैं, पानी की जो धाराएँ होती हैं, वो उसी बालू में विलीन हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। बरसात ख़त्म होने के बाद उस बालू में वो समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे चलेंगी, जब वर्षा होगी उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ एक ही यहाँ पे नदी है, जो कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे है, वो है लूनी नदी। ठीक है। लूनी ठीक है। लूनी नदी है, जो कि इस क्षेत्र में फैली हुई है, लूनी नदी। ठीक। और केवल लूनी नदी इसमें यहाँ की बड़ी नदी है। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो एक बराकन वाला स्थिति बनाता है। बराकन का मतलब होता है अर्धचंद्राकार बालू के टीले।
यहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बालू के टीले होते हैं, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ये एक आकार बना लेते हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार आकार यहाँ पे बना लेते हैं। तो इसके बनने का कारण ये है कि जब ये हवा यहाँ से चलती है इस साइड से, तो हवाएं जो होती हैं साइड साइड से निकलने लगती हैं, दोनों साइड से। जब साइड साइड से हवाएं निकलने लगेंगी तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा उभार ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरीके से ऐसे अर्धचंद्राकार एक आकृति बन जाती है, जिसको बोलते हैं बराकन। एक मिनट, बराकन, ठीक, ये है, यहाँ की स्थिति ऐसी है। और जैसलमेर एक ज़िला है, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर एक ज़िला है जिसमें बराकन की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा बराकन दिखाई देता है, ठीक है। बराकन का मतलब बता ही दिया आपको कि एक अर्धचंद्राकार की आकृति होती है जो बालू द्वारा जिसका निर्माण होता है। और इस क्षेत्र का जो थार का मरुस्थल है भारत में, इस क्षेत्र का जो एरिया है वो, इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ की नदी बता ही दिए कि जो यहाँ पे एक ही नदी है जो कि बड़ी नदियों में से एक है, सिर्फ एक नदी है, उसका नाम है लूनी। और लूनी नदी काफ़ी फेमस नदी है जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है, रेगिस्तान में बहती है। इसका जो लंबाई है 320 किलोमीटर है, ठीक है। ये 320 किलोमीटर लंबी नदी है जो कि यहाँ से बह के यहाँ पे जाके यहाँ पे कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। कच्छ का रण जो है ये है इस वाले एरिया में, और ये है गुजरात, ठीक है। गुजरात में ये लूनी नदी समाप्त हो जाती है, गुजरात में जाके, गुजरात के कच्छ के रण में। और ये निकलती कहाँ से है? ये अजमेर ज़िले के नागा पहाड़ी से ये निकलती है, ठीक है। अजमेर ज़िले के सॉरी, नागा बोले हैं हम, नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ी, ठीक है। अजमेर ज़िले के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, जो कि लूनी नदी है। लूनी का उद्गम अजमेर के नाग पहाड़ी से होता है और ये जाके कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। और ये पूरा कच्छ जो है अपने भारत में जो स्थित है वो पूरा इस राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। इसका कुछ भाग पड़ता है गुजरात में और हरियाणा में थोड़ा बहुत भाग पड़ता है, लेकिन इसको माना जाता है कि राजस्थान में ही इसका एरिया ज़्यादा है और पाकिस्तान में सिर्फ 15% है, ठीक। तो ये हो गया आज का क्लास। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो पठारी भाग है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। भारत में जो भारत का पठारी भाग है, हम लोग 3-4 भाग देख चुके हैं। कौन कौन सा देख लिए हैं? एक ये हिमालय वाला भाग देख लिए हैं, दूसरा भाग ये देख लिए हैं जो कि उत्तर का मैदान है, तीसरा भाग हम लोग मरुस्थल देख लिए। अब हम लोगों को देखना है, नीचे इसके आएंगे ये भारत का पठार। अब पठारी भाग में हम लोग, पठार में क्या क्या चीज़ें स्थित है, कौन कौन से राज्य में है और इसके पूर्व पश्चिम साइड में क्या है, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं और इसके कितने भाग हैं, कौन कौन से पठार हैं इसमें, ठीक है, छोटे पठार। ये सब हम अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।
धन्यवाद।